हेलो स्टूडेंट्स, श्योर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको सी टेट, यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, सुपर टेट प्राइमरी जूनियर की तैयारी के लिए वीडियो मिलेंगे। आज मैं आपके साथ साइंस का एक टॉपिक कोशिका डिस्कस करूंगी। ये एक छोटा सा वीडियो है और वीडियो के आखिर में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, जो आप तभी हल कर पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य पाए जाते हैं। उनकी आंतरिक संरचना और क्रियाकलाप भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है कोशिका। सभी प्राणियों का शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। एक जैसी समान कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करते हैं। ऊतक भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम आगे के अपने जो वीडियोस हैं उनमें आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न अंग पाए जाते हैं, जिनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, जैसे हाथ, आँख, नाक, कान, मुँह, ये सब हमारे शरीर के अंग हैं। अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। शरीर में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं और उन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमें अंगों की आवश्यकता होती है, और वो एक मिलकर के कंबाइंड होकर के एक सिस्टम बना लेते हैं, जिसको अंगतंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए हम सभी भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के पश्चात भोजन को पचाने के लिए बहुत सारे अंग मिलकर के कार्य करते हैं, जैसे मुख गुहा है, हमारे ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब हमारे पाचन में सहायक होते हैं और मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है। इन सब से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। अब हम कोशिका के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के टुकड़े में की थी, जिसमें उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान रचनाएं देखी थी, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, और इन्हीं ब्लॉक्स को उन्होंने सेल या कोशिका नाम दिया। सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जीवित कोशिकाओं का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन श्वान और स्लाइडेन ने किया था सन 1838-39 में। यद्यपि यह सिद्धांत यह बताने में असफल रहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। बाद में 1855 में वर्चाओं ने स्पष्ट किया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, मतलब कि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, वो साइटोलॉजी कहलाती है। तो हम लोग कोशिका की संरचना के विषय में अब पढ़ रहे हैं। ये एक कोशिका है, या कहना चाहिए कि ये एक ब्लॉक है, जैसा कि रॉबर्ट हुक ने अपने अध्ययन में देखा था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका के आंतरिक पदार्थों को बाह्य वातावरण से अलग करने का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर आने और बाहर जाने की अनुमति देती है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह हर पदार्थ को अंदर जाने या बाहर आने की अनुमति नहीं देती, केवल कुछ सेलेक्टिव पदार्थों को ही अंदर आने जाने की अनुमति देती है। अतः यह एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, कोशिका भित्ति, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ है। ये कोशिका भित्ति या सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये एक मोटी और मजबूत परत होती है। यह एक दृढ़ संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। यह सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल पादप कोशिकाओं में या प्लांट सेल में ये उपस्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में, एनिमल सेल्स में ये अनुपस्थित होती है। कोशिका का अगला महत्वपूर्ण अंगक होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। यह पूरी कोशिका की रचना और कार्य पर नियंत्रण रखता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सामान्यतः केंद्रक जंतु कोशिका के केंद्र में होता है,
परंतु पादप कोशिका में यह परिधि की ओर होता है। केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं और इनका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं और इनका आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है और यह एक केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है जो डीएनए के रूप में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है जैसे कि बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी जीव जंतु और मानव आते हैं। अब कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में एक द्रव्य भरा रहता है जो आपको इस चित्र में हरे रंग के पदार्थ के रूप में दिखाई दे रहा है। इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, हरित लवक आदि। हर कोशिकांग का एक विशेष कार्य होता है। आइए अब इन कोशिकांगों के बारे में जानते हैं कि ये कोशिकांग कौन से हैं और इनके क्या कार्य हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कैप्सूल के आकार की संरचना होती है जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा का उत्पादन और संचय करती है। इन्हें कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए होने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करता है और ये ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में करता है। एटीपी को हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इनको ऊर्जा सिक्का या एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित नहीं होते। ये गोल या अंडाकार रचनाएं होती हैं जिसमें प्लांट के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। लवक या प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है यह पौधे के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण पौधों के भोजन बनाने की क्रिया होती है। क्रोमोप्लास्ट हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के हो सकते हैं जैसे कि लाल, गुलाबी, नारंगी, इन सब रंगों के होते हैं। ये फूलों और फलों को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। तीसरा लवक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होता है और पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता जैसे कि जड़, भूमिगत तने आदि। यह भोजन संग्रह में मदद करता है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिकाएं पादप और जंतु कोशिकाओं दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में इनका आकार बहुत बड़ा होता है और ये संख्या में 1 होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनेक होती हैं और छोटी छोटी रिक्तिकाएं जो हैं वो पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई रहती हैं। इनका कार्य पानी, लवण, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन आदि पदार्थों का संग्रह करना है। गोल्जी कॉय की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकांग होते हैं। इन्हें गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। इनका कार्य कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण और परिवहन में सहायता करना है। कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक होता है लाइसोसोम। ये कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। जो भी फॉरेन बॉडीज़ कोशिकाओं में आती हैं उनको पचाने का कार्य लाइसोसोम का होता है। इसकी खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये गोल गोल थैलीनुमा अंगक होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। ये पाचक एंजाइम कोशिका में आने वाले हानिकारक जीवाणुओं और बेकार हो चुके कोशिकांगों के पाचन का कार्य करते हैं। जब सेल संक्रमित या पुरानी हो जाती है तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यह झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना होती है।
यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मध्य संबंध बनाती है और ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की सतह खुरदुरी होती है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फैट और लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है। कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है, इसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य महत्वपूर्ण पदार्थों, मुख्य रूप से प्रोटीन का आदान प्रदान करना होता है। अब हम लोग कोशिका के विषय में जान चुके हैं। अब हम लोग एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के अंतर को देखेंगे कि उनमें क्या अंतर होता है। यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाए गए हैं। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और जो मैं बता रही हूँ वो आप इस चित्र में देखने की कोशिश करिए। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है, जबकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसके कारण प्लांट सेल का रंग हरा होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के लवक नहीं पाए जाते। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि सेंट्रोसोम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है कोशिका का, जो कि केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है और ये कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लांट सेल में ये नहीं होता। पादप कोशिका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती है तथा संख्या में एक ही होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और संख्याओं में अधिक होती हैं। पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर हो सकता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक इसके मध्य में होता है। आइए कुछ और रोचक तथ्य हम कोशिका के विषय में जान लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शतुर्मुख का अंडा होती है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक एक जीव है। इनका चित्र भी जो है वो आप स्लाइड में देख सकते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, एक और दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में ये उपस्थित नहीं होते। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न नंबर 2 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पहला ऑप्शन अपारगम्य, दूसरा अर्धपारगम्य, तीसरा पूर्ण पारगम्य, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो ये भी डिस्कस किया जा चुका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल कुछ ही पदार्थों को अंदर आने जाने की अनुमति प्रदान करती है, तो ये एक अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन या झिल्ली है। तो इसका ऑप्शन है 2, ये सही है। प्रश्न नंबर 3 है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड या स्टार्च। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, कैमिलो गोल्जी, रॉबर्ट ब्राउन या वर्चाउ। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, अतः यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न नंबर 5 है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वायरोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी या फाइकोलॉजी। तो वायरोलॉजी जो है वो विषाणुओं के अध्ययन की शाखा है। जेनेटिक्स में हम आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी जो है वो शैवालों के अध्ययन की शाखा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही है, साइटोलॉजी। प्रश्न नंबर 6 है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं?
ऑप्शन है हमारे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम। तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा का निर्माण और ऊर्जा का संग्रहण कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं? ऑप्शन है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काय और केंद्रक। तो सुसाइडल बैग्स की संज्ञा लाइसोसोम्स को दी जाती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 सही है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 सही है, यानी कि राइबोसोम्स। प्रश्न नंबर 9 है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, माइकोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल या शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, इसकी लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन हमारा 1 सही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हमने उत्तरमाला भी दी है, आप इसमें अपने प्रश्नों के उत्तर इसमें देख सकते हैं। थैंक यू।